अक्सर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और सबका एक कॉमन सवाल होता है कि सर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्या हमें लॉ करना चाहिए। फिर मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं कि क्या आपको बिजनेस समझ में आता है? यस सर। क्या आपको अकाउंट्स समझ में आता है? यस सर। क्या आपको बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समझ में आता है? यस सर। तो मेरा जवाब होता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन लॉ ही है। चलिए कैसे एक एक करके समझते हैं और लेक्चर में आप सभी अंत तक बने रहेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम आज और आपके सारे मिथ को मैं दूर कर देने वाला हूं। ठीक है बच्चे, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां व्हाई चूज लॉ आफ्टर कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स के बाद आपको लॉ चुनने में क्यों बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, इस लेक्चर से हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप देखोगे कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लॉ में मल्टीपल करियर ऑप्शन होते हैं। जैसा कि आप लोग कॉर्पोरेट लॉ कर सकते हो, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, आप लोग टैक्सेशन लॉ कर सकते हो, उसके बाद आप लोग बिजनेस लॉ कर सकते हो। देखिए कॉर्पोरेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपनी लॉ ही तो पढ़ते हैं, और कॉमर्स में हम लोग बिजनेस स्टडी सेम चीज ही पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखोगे टैक्सेशन, कॉमर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टैक्स ही तो पढ़ते हैं ना, जीएसटी, इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग कॉमर्स में, वही चीज यहां पर आपको अप्लाई करनी है। बिजनेस लॉ डेफिनेटली, बिजनेस तो आप पढ़ के ही आ रहे हो ना कॉमर्स में, तो यहां पे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो यहां पे आप कॉर्पोरेट लॉयर, टैक्सेशन लॉ कर सकते हो, बिजनेस लॉयर, सब कुछ बन सकते हो। ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद आप लोग देखोगे क्या यहां पे ना कॉमर्स के स्टूडेंट की एक खास बात होती है, उनकी एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत सारे केस स्टडी करना पड़ता है। यानी कि कोई कंपनी फेल हुई तो क्यों हुई, कोई कंपनी डूब गई तो क्यों डूब गई, कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्यों कर रही है, इसके पीछे एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की जाती है और वही आपको यहां पर हेल्प मिलती है। यानी कि आपका ब्रेन पहले से ही तैयार होता है लॉ को एज अ करियर ऑप्शन समझने के लिए। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप देखोगे ऑफ कोर्स यहां पे गुड अर्निंग पोटेंशियल प्लस सोशल इंपैक्ट होता ही है। अगर आप अच्छे लॉयर बन जाते हो तो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है और अर्निंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है बच्चे, तो आपको बता चुके हैं करियर ऑप्शन में कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन लॉ, बिजनेस लॉ, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद स्किल्स काफी ज्यादा डेवलप हो जाती हैं। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को रट्टाफिकेशन नहीं काम में आता है, उसको हमेशा लॉजिक पे बात करना रहता है। कोई कंपनी डूबी तो भाई क्यों डूबी, उसके पीछे ए बी सी डी कई सारे लॉजिक होंगे, कई सारे रीजन होंगे। कोई कंपनी अगर रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुकेश अंबानी वाली, तो क्यों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अनिल अंबानी वाली रिलायंस क्यों बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है, बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो रीजनिंग होगी, कुछ तो रीजन होंगे ना, वही आप सबको पढ़ना है। तो यहां पे आपकी स्किल्स काफी ज्यादा डेवलप हो जाती है क्योंकि आप रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा करते हो। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना रहेगा। इसके लिए बच्चों आपको क्लैट अपीयर करना पड़ेगा, यानी क्लैट एग्जाम देना पड़ेगा। क्लैट एग्जाम देने के लिए आपके पास एक अच्छी खासी रणनीति यानी कि एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए आप देखते हैं सबसे पहले कि क्लैट का पैटर्न क्या है, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से सेक्शन आपको ज्यादा फोकस करना है, किस सेक्शन पे थोड़ा कम भी फोकस करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि क्लैट स्ट्रेटजी बनाने के बाद बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए आप देखेंगे एग्जाम पैटर्न में इंग्लिश मिलेगी, लीगल रीजनिंग मिलेगी, करंट अफेयर मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग मिलेगी, क्वांटिटेटिव टेक्निक यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको मिलेगा। क्लियर है बच्चे, ये 5 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है क्लैट के अंदर में। ठीक है, अब ये पांचों सेक्शन में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने टाइम को, अलोकेट करना पड़ेगा अपने टाइम को अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैं आप बात करूं न्यूज़पेपर रीडिंग की मैं बात करता हूं। ठीक है बच्चे, न्यूज़पेपर रीडिंग की मैं बात करता हूं। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक साथ 3 सेक्शन को कवर कर लेता है। इंग्लिश डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, आपको वोकैब बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, आप छोटा छोटा नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, लीगल रीजनिंग आज की डेट में आप लोग देखोगे कि बहुत सारे न्यूज ऐसे आ रहे हैं जिसमें लीगल सेक्शन, आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अभी डीलिमिटेशन चल रहा है, उसमें आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 आ रहा है ना डेफिनेटली। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो रेगुलरली तो आपका इंग्लिश और लीगल रीजनिंग तो इंपॉर्टेंट
हो ही जाती है और काफी ज्यादा इजी हो जाता है आप सभी के लिए। करंट अफेयर्स देखिए, एक एक चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, इसके पास्ट में क्या हुआ करता था और इसका फ्यूचर में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर डिलिमिटेशन की बात करूं तो पास्ट में क्या था, तो पास्ट में डेफिनेटली आप लोग देखोगे कि लास्ट 25 ईयर्स से इसको फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि फ्रीज तो इसको बहुत पहले से ही किया गया था, लेकिन लास्ट जो डिसीजन लिया गया था ना, ठीक है, 2001 में लिया गया था, इसको फ्रीज किया गया था 25 सालों के लिए। उसके बाद आप देखोगे पास्ट में जाके तो 2023 में विमेन रिजर्वेशन को ऑलरेडी पास कर दिया गया था। तो पास्ट का भी आप देख रहे हो, प्रेजेंट में डिलिमिटेशन चल रहा है, ये देख ही रहे हो, और इसका इंपैक्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आप देखोगे ही देखोगे। ठीक है, तो यानी करंट अफेयर्स आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को कनेक्ट करता है। इसलिए न्यूज़पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में सब कुछ आपको बहुत डिटेल वर्जन में मिल जाता है। क्लियर पॉइंट बच्चों? लॉजिकल रीजनिंग भी आपके लिए काफी ज्यादा इजी है अगर आप रीजनिंग करने में माहिर हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्टूडेंट्स थोड़ी सी कमी कर देते हैं, इनको लगता है नहीं यार इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमें इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, रैंक गिवर यही होता है, आपका रैंक यही इंप्रूव करेगा, तो किसी भी सेक्शन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। क्लियर बच्चे यहाँ पे? अब देखिए सिलेबस की स्ट्रेटजी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 3 सब्जेक्ट एक साथ कवर हो जाते हैं, जिसमें आप लोग देखोगे इंग्लिश, लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स। तो तीनों को एक साथ लेके चलो ना यार, क्या दिक्कत है ना? यानी कि आप देखोगे लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स दोनों, और इंग्लिश तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इंग्लिश हो ही रही है और टीचर की हेल्प आपको लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट को एक साथ आप कवर कर सकते हो, तो मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि तीनों सब्जेक्ट को एक साथ कवर करो आप। क्लियर पॉइंट बच्चों? यानी कि आप लोग लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को छोड़ना नहीं है, डीआई को छोड़ना नहीं है, इनको भी लेके चलना है, लेकिन 3 सेक्शन को आप एक साथ तैयार कर सकते हो, तो एक साथ तैयारी करो, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। क्लियर पॉइंट बच्चे? चलिए आगे देखते हैं, आगे आप लोगों के लिए और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है बच्चे, हर चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है बच्चे, चलिए नाउ अब देखते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। मैं आपको क्लैट का पूरा बता चुका हूं, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, लेकिन तैयारी आप लोग कैसे करोगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चे, यहां पे आपको करनी है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, एस का मतलब क्या है बच्चों? स्ट्रेंथ। आप लोग क्या देखोगे, सबसे पहले स्ट्रेंथ आपकी क्या है, उसके बाद आप लोग देखोगे हमारी वीकनेस, यानी कि मेरी वीकनेस क्या है, उसके बाद आप लोग देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज क्या है। ठीक है बच्चे, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या है, उसके बाद आप देखोगे टी, यानी कि हमारे पास थ्रेट्स क्या क्या है। ठीक है, एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, जब भी आप लोग स्ट्रेटजी की बात करते हो तो याद रखिएगा, मेहनत तो गधा भी करता है ना, क्योंकि वो सिर्फ मेहनत कर रहा है, वो स्ट्रेटजी नहीं बना रहा है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। आई रिस्पेक्ट मजदूर, ऐसी बात नहीं कि मैं मजदूरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं मेहनत तो मजदूर भी करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, दिन भर धूप में अपने आप को तपाता है, लेकिन उसने स्ट्रेटजी के साथ मेहनत नहीं की, इसलिए वो सिर्फ मजदूर रह गया है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, यानी मेहनत के साथ साथ अपने दिमाग को भी यूज करना है, प्लानिंग बनानी, स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे? स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपका 5 सब्जेक्ट में से कोई भी एक स्ट्रेंथ हो सकती है, तो उसको अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, यानी कि उस पर टूट पड़ो, अच्छे से उस पर मेहनत करो, और इतनी मेहनत कर लो स्टार्टिंग के दिनों में कि आगे चल के आप सिर्फ 10 मिनट भी रोज रिवीजन कर लो तो आपके लिए वो इनफ हो जाए। ठीक है बच्चे, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रेंथ है। उसके बाद अपनी वीकनेस देख लो, यानी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट काफी ज्यादा वीक है, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो। स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट पे आपने एक बार पूरा कवर कर लिया, उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन करते रहिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। वीक जो सब्जेक्ट है, वीकनेस है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में आए और आपके माइंड में, और आपको वो सब्जेक्ट फेस करने में प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ देख ले, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज देखो, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट जो वीक है उसके लिए आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज में आप लोग क्या देखोगे, यहां पे ऑफलाइन लेक्चर्स हैं आप लोगों के पास। ठीक है, ऑफलाइन लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं। ठीक है, आपके पास आपके खुद के कोचिंग के, जैसे लॉ प्रेप में हम लोग मेंटोरशिप देते हैं, एक एक बच्चे को बिठाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो
टीचर का होना, मेंटोर का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद चुनिए, ठीक है बच्चे। ऑफलाइन लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर है, आपके पास मेंटोर्स कैसे हैं, उसके बाद आपके पास न्यूज़पेपर कौन कौन से आते हैं, आपके नोट्स हैं, ये सब आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटीज हैं। अब इनमें से आपको चुनना है, इनमें से आपको चुनना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होता है। सभी आप चुन सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ याद रखिएगा एक मेंटोर आपके पास होना चाहिए जो आपको हर कदम पे गाइड करे, हर कदम पे आपको बताता रहे। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। उसके बाद आप यहां पे क्या देख रहे हो, थ्रेड। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, थ्रेड। आप बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, लैपटॉप आप लोगों ने ओपन किया, आपका व्हाट्सएप उसी में लॉगिन है, आप पढ़ाई कर ही रहे हो कि एक नीचे से मैसेज आ गया और आपके किसी दोस्त का मैसेज, आप मैसेज चेक करने चले आते हो। मोबाइल में आप पीडीएफ खोल के पढ़ाई कर रहे हो, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से कोई रील सामने आ जाती है, अचानक से दोस्त का फोन आ जाता है। डेफिनेटली बच्चे ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और ये आपको आपके लक्ष्य तक यानी कि क्लास क्लियर करने से डेफिनेटली रोकेगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो आप लोगों को हार्ड कॉपी से पढ़ाई करनी है। प्रिंट आउट निकाल लो ना यार, कितने ही पैसे लग जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे ही तो खर्च होंगे। प्रिंट आउट निकालिए और हार्ड कॉपी से पढ़िए। आप फोन तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपको गूगल पे कोई नई या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यूज करनी हो या बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज नहीं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका क्या दिखेगा, थ्रेड दिखेगा। क्लियर पॉइंट। और एक गोल्डन टिप मैं सभी को देता हूं, याद रखना, किताबें इकट्ठी करके मत पढ़ो, किताबें पढ़ पढ़ के इकट्ठी करो। समझे, एक बुक आपने ली, उसको अच्छे से पढ़ लिया, दूसरी पढ़ पढ़ के इकट्ठी करो, इकट्ठी करके मत पढ़ो। क्योंकि अगर किताबें आपने इतनी इकट्ठी कर दी, आप देख के ही डर जाओगे, आप देख के लगेगा यार ऐसे कैसे पढ़ूं, इतना कैसे पढ़ूं, आप कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाओगे। एक एक किताब लाओ और पढ़ते रहो। करंट अफेयर्स में बैकलॉग कभी मत छोड़ो। करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है या फिर सबसे बड़ा मूल मंत्र जिसको मैं कहता हूं वो ये होता है कि आज ही करना है जो भी करंट अफेयर्स है, यानी कि कल पे नहीं छोड़ना। क्योंकि कल कुछ और करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे, फिर परसों कुछ और हो जाएंगे और आप लोग इसी तरह में उलझ के रह जाओगे। और लास्ट में मंथ एंड में आपको क्या दिखाई देता है, यूट्यूब पे कोई मैराथन ढूंढोगे और मैराथन के पीछे लग जाओगे। आप याद रखना, अगर मैराथन के पीछे पड़ोगे या फिर अगर मैराथन ही इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है नो डाउट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, पढ़े हुए स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो फ्रेश पढ़ाई करना चाहते हैं मैराथन से, उनके लिए बिल्कुल भी मैराथन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होता है बच्चों। तो मैराथन के भरोसे ना बैठे, अपने खुद के नोट्स बनाएं और वन लाइनर नोट बनाएं ताकि आप उसको देख सको, आपको देखने में मजा आया, उसको देख के डरना नहीं है। क्लियर अपन बच्चे, आसान से आसान शब्दों में नोट्स बनाएं और क्रिस्पी नोट्स बनाएं, छोटे छोटे नोट्स बनाएं। क्लियर अपन बच्चों, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, वीकनेस पे काम करना है, अपॉर्चुनिटीज पे काम करना है, थ्रेड पे काम करना है। क्लियर अपन बच्चे, सारी की सारी चीजें आप लोग देखोगे, यानी कि आपको क्या एक स्मार्ट स्ट्रेटजी लेकर के चलना है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको खुद ही समझना है। प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। वीक एरिया है डेफिनेटली, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, उस पर ज्यादा काम करो। प्रैक्टिस प्लान की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ मॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नंबर ऑफ मॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भाई साहब, नंबर ऑफ मॉक्स यानी कि आपने 50 मॉक लगा लिया, एनालिसिस एक का भी नहीं किया तो बेकार है। आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मॉक लगाए हैं, लेकिन हर मॉक पे 4 या 5 घंटे लगा के उसको एनालाइज किया है, अपने मेंटोर से जाके बातचीत किया है, देखा है अगर इस सेक्शन में कमी है तो क्यों है, इस सेक्शन में मैं कैसे इंप्रूवमेंट ला सकता हूं या ला सकती हूं। हर चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो मॉक बहुत ज्यादा देना जरूरी नहीं है, मॉक की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी मैटर करेगी, क्वालिटी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लियर है बच्चे, तो याद रखिएगा आपका जो स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो यही होनी चाहिए, यानी कि जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मजबूत है, आपका स्ट्रांग है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, जो वीक है उसको बार बार पढ़ो। उसके बाद देखो अपॉर्चुनिटीज क्या है अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए, ऑफलाइन लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर, टीचर्स, मेंटर्स, हमारी कोचिंग, हर चीज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और मैंने क्या बताया, किताबें पढ़ पढ़ के इकट्ठी करो, किताबें इकट्ठी करके मत पढ़ो। और याद रखना, जब सब कुछ आपका हो जाए तो यहाँ पे 3-2-1 का फॉर्मूला अपनाओ, 3-2-1 का फॉर्मूला अपनाओ। 3-2-1 क्या है बच्चे, ये फॉर्मूला है रिवीजन का, यानी कि पहले वीक में आपको 3 बार रिवीजन करना है, हर 2-2 दिन पे, ठीक है। दूसरे वीक में आपको 2 बार रिवीजन करना है, यानी कि हर 3-3 दिन पे। और तीसरे वीक में केवल और केवल 1 बार आपको रिवीजन करना है। आप देखिएगा कोई भी टॉपिक इतना ज्यादा आसान हो जाएगा आप सभी के लिए कि आप जाओगे, देखोगे एग्जाम में एकदम कूल, अरे यार अपन तो इसको चीर फाड़ कर सकते हैं, इतना इजी पेपर आपको लगने लग जाएगा। समझे बच्चे, तो ये सारी की सारी
स्ट्रेटजी है आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए बचा के रखनी है, यानी कि तैयारी करनी है और इन सारे स्ट्रेटजी को एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग करके बचा के रखना है। ठीक है बच्चे, अब प्रॉब्लम यह आती है कि अगर आप लोग 11th 12th में हो तो बैलेंस कैसे करना है, यानी कि टाइम को कैसे लेकर के चलना है। ठीक है बच्चे, तो आप देखोगे सबसे पहले बैलेंस बना के आपको चलना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भाई 12th का पेपर तो देना ही है और क्लैट आपने टारगेट रख ही लिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, लंबे समय तक, यानी कि देखो नवंबर दिसंबर तक तो आप लोग दोनों को साथ लेके चलना है, नवंबर दिसंबर तक डेफिनेटली साथ लेके चलना है, लेकिन नवंबर दिसंबर के बाद आप लोगों को क्लैट पे थोड़ा कम फोकस करना है, क्योंकि अगर आप 11th में हो तो अगले साल क्लैट दोगे ना भाई, क्लियर पॉइंट, अगले साल दोगे, और अगर आप इसी साल क्लैट देने वाले हो तो आपके पास टाइम कम है, तो क्लैट वाले सेक्शन पे दिसंबर तक तो वैसे भी खत्म हो ही जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, दोनों में बैलेंस बना के चलोगे। ठीक है, दोनों में बैलेंस बना के चलोगे। किस किस में बैलेंस बना के चलोगे भाई, क्लैट प्लस आपका 11th 12th का जो भी सिलेबस है, क्योंकि फेब और मार्च में पेपर होगा, तो आप क्लैट को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप 2 साल अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देने वाले हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्लैट को कम से कम 1 घंटा रोज पढ़ो और बाकी सारा टाइम दे दो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो कि आप स्कूल वाला सब्जेक्ट है, जो कि आपका बोर्ड वाला सब्जेक्ट है। क्लियर पॉइंट बच्चे, तो यानी कि टाइम आपको मैनेज करके चलना ही पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना शुरू करो, यानी कि टाइम टेबल बनाओ और प्रायोरिटाइज करो अपनी डिफिकल्टी के बेस पे। अगर मेरा कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली मैं उसको ज्यादा समय दूंगा, जो मुझे बहुत ईजी लग रहा है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं उसको कम समय में भी कवर कर सकता हूं। तो प्रायोरिटाइज करो और लिख के प्रायोरिटाइज करो। अपन लोग क्या करते हैं ना, बैठे बैठे ऐसे ये हो गया वो हो गया वो हो गया, अरे ऐसा नहीं करना है यार। ठीक है, प्रॉपर लिख लिख के प्रायोरिटाइज करो। क्लियर पॉइंट बच्चों, डेली रूटीन, और रूटीन का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए मुझे वो रूटीन फॉलो करना ही है। ठीक है, तो डेली रूटीन फॉलो करो, उठने से लेकर के रात के सोने तक का पूरा सब्जेक्ट वाइज, आपके खेलने कूदने, आपके एंटरटेनमेंट का हर चीज का रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए, और उस रूटीन को आप लोग ब्रह्मास्त्र समझो। अगर आपने ये रूटीन को फॉलो कर लिया तो ये ब्रह्मास्त्र कभी भी फेल नहीं होने वाला है। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, कि जो आपका सब्जेक्ट की प्रायोरिटी देनी है, और सब्जेक्ट में भी जो टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखो, उसके बाद जो इजी इजी सब्जेक्ट है ऐसे करते चले आओ। क्लियर पॉइंट बच्चे, उसके बाद जब एग्जाम पे फोकस करोगे ना, तो याद रखना जो सेक्शन ज्यादा वेटेज रख रहा है उस पे आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना है, यानी कि वही आपको बहुत ज्यादा स्कोर दिलाएगा। हालांकि ये नहीं कह रहा मैं कि किसी सेक्शन को छोड़ दो, किसी सेक्शन को पकड़ लो, नहीं, आपको हर एक सेक्शन पे ध्यान देना है, लेकिन जो ज्यादा वेटेज रख रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें यहां पे आपको दिखाई देंगी। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखो क्या क्या चीजें हैं। आगे आपको क्या करना है, प्रॉपरली स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है। मैंने क्या बताया है, इकट्ठा करने का मतलब पढ़ पढ़ के इकट्ठा करना, इकट्ठा करके नहीं पढ़ना, बंडल नहीं बनाना है। ठीक है, मल्टीपल सोर्स ना हो के कम सोर्स हो, मल्टीपल रिवीजन हो, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। अपने मेंटोर से गाइडेंस लो, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, और जितने भी करंट अफेयर से लगातार अपडेट रहो। मैं बता चुका हूं मूल मंत्र क्या होता है, करंट अफेयर को कल पे नहीं छोड़ना है, करंट अफेयर आज का आज ही आप लोगों को निपटा देना है। रिसोर्सेज बुक्स भी हो सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मैं आपको बता चुका हूं स्वॉट एनालिसिस में। ठीक है, गाइडेंस आप लोग ले सकते हो, जो आपके रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, जो कि ऑलरेडी क्लैट क्लियर कर चुके हैं, या फिर वो सेम बैकग्राउंड से, जिस बैकग्राउंड से आप हो और सेम टारगेट रहा है दोनों का, तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। और जितने भी आपके न्यूज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स हो गए, पॉलिटिकल न्यूज हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, हर चीज के साथ आप लोगों को अपडेट रहना है। और एक छोटा सा आप लोगों को मंत्र ये भी मैं दूंगा कि जब आप लोग तैयारी करने बैठो, आप इंस्टाग्राम चलाते ही हो ना, तो इंस्टाग्राम पे वो सारे के सारे पेजेस फॉलो कर लो जो कि जीके के हैं। फॉलो 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 कर लो ना, क्या दिक्कत है। आपकी फीड 3 से 4 दिन में ऐसी हो जाएगी, आप इंस्टाग्राम चलाओगे भी ना तो आपको न्यूज दिखेगा। क्लियर पॉइंट, आप लोग फेसबुक चलाओगे तो न्यूज दिखेगा। मैं कई बार क्या करता था, जो बहुत सारे मुश्किल मुश्किल नाम होते थे, मुझे नहीं याद होते थे, मैं एक पेपर पे लिखता था, फोटो खींच लेता था और अपने मोबाइल पे लगा लेता था वॉलपेपर के तौर पे। सुबह उठता था, एक बार भाई फोन ऐसी चीज है ना जो हर आधे 1 घंटे बाद बंदा देखता ही देखता है। जब मैं देखूंगा वॉलपेपर पे मुझे वही चीज दिखेगी, सोते टाइम वही चीज। तो मैं रोज 3 से 4 ऐसे नाम जो बहुत मुश्किल होते थे उन सबको याद करने का मेरा आसान और बेस्ट तरीका यही था, जो हमेशा काम आता रहा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को क्यों लॉ एज अ प्रोफेशन लेना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। सारी की सारी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सवाल पूछें, मैं पर्सनली आप लोगों को एंटरटेन करूंगा, यानी कि पर्सनली आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।